नमस्कार। मैं डॉक्टर डी के चारण, एसोसिएट प्रोफेसर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। कल मैंने चर्चा की थी आधुनिक भारत के इतिहास के एक टॉपिक पर। टॉपिक था 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत, जहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है और मध्यकाल का इतिहास समाप्त होता है। कल हमने चर्चा की थी 1707, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो शासक हुए और उनकी चर्चा करते हुए हम मोहम्मद शाह तक पहुँचे थे। मोहम्मद शाह जिसके समय जजिया कर हटाया गया, मोहम्मद शाह जिसके समय कुछ स्थानों पर तीर्थयात्री कर हटाया गया, मोहम्मद शाह जिसके समय सैयद बंधुओं का खात्मा हुआ। सैयद बंधु जिन्हें किंग मेकर कहते थे, सैयद बंधु जिनके विचार, जिनके विजन के कारण जजिया कर समाप्त हुआ था, जिनके विजन के कारण तीर्थयात्री कर हटाया गया था, उन सैयद बंधुओं को कट्टरपंथी जो लोग थे उन्होंने एक अलग गुट बनाया और मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह ने उनको अपना समर्थन दिया और उस गुट ने सैयद बंधुओं को समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह के समय में ही हिंदुस्तान के ऊपर नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में। नादिर शाह का जब भारत पर आक्रमण हुआ, हिंदुस्तान पर आक्रमण हुआ, हिंदुस्तान का जो मुगल साम्राज्य था, अब उसकी ताकत, उसकी शोहरत उस समय जैसी नहीं थी जो औरंगजेब के समय होती थी, या औरंगजेब के जो पूर्वज थे उन पूर्वजों के समय जो हिंदुस्तान की हैसियत थी वो हैसियत अब नहीं रही थी। फलस्वरूप मोहम्मद शाह पराजित हुआ और नादिर शाह दिल्ली तक आ गया और दिल्ली में आके खूब लूटपाट हुई। 70 करोड़ रुपए लगभग लूट करके ले गया उस समाज में, और साथ में ले गया कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा मैं आपको बताऊं, कोहिनूर हीरा दिल्ली के शासकों के पास में माफ करना, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने से चला आ रहा था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक सुल्तान हुआ करता था। वो दिल्ली का जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उसका एक सेनापति जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर ने अनेक सैनिक अभियान किए, दक्षिण भारत के भी अभियान किए। दक्षिण भारत में एक रियासत होती थी वारंगल, जिसके शासक का नाम था रुद्र प्रताप देव। दक्षिण भारत के साथ वारंगल रियासत के शासक रुद्र प्रताप देव के पास में ये कोहिनूर का हीरा था जो मलिक काफूर लूट करके लेके आ गया था, और मलिक काफूर ने वो हीरा अपने स्वामी, अपने शासक अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। तभी से कोहिनूर का हीरा दिल्ली के शासकों के पास में था, और वो इस प्रकार शासक दर शासक सुरक्षित था दिल्ली के पास में। लेकिन नादिर शाह जब 1739 में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, वो यहाँ के शासक मोहम्मद शाह से उस कोहिनूर के हीरे को ले गया, और जो कोहिनूर का हीरा उस समय भारत से गया, हिंदुस्तान से गया, वो अभी तक हिंदुस्तान में लौटा नहीं है। आज भी कोहिनूर का हीरा लंदन के अंदर है, हमारे पास नहीं है। इसके अलावा नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस क्या है? तख्ते ताऊस एक राज सिंहासन का नाम है। सिंहासन, एक राजा के बैठने का आसन। तख्ते ताऊस किसने बनवाया? तख्ते ताऊस शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां, जिसको कि मध्यकाल के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है कि शाहजहां का जो काल था स्वर्ण काल था। बहुत कई बड़ी बड़ी इमारतें बनी। अब वो कितना स्वर्ण काल था और किस कारण था वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन फिर भी भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था और भारत में अनेक ऐसी इमारतें बनी जो आज भी प्रसिद्ध हैं, वो शाहजहां के समय बनी। शाहजहां ने ही तख्ते ताऊस बनवाया, और उस प्रकार का सिंहासन दुनिया में कहीं और नहीं था। उस तख्ते ताऊस को नादिर शाह लूट करके यहाँ से ले गया। तो नादिर शाह यहाँ से चला गया। नादिर शाह के बाद में नादिर शाह का एक और सेनापति जिसका नाम अहमद शाह अब्दाली, उसने भारत पर आक्रमण किए 1748 से लेकर के 1761 तक कई आक्रमण किए, और 1761 में उसने मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित किया, और वो भी यहाँ से अकूत दौलत लेके चला गया। लेकिन वो उसका मंशा नादिर शाह की भी दिल्ली की बसने में नहीं रही, अहमद शाह अब्दाली की भी दिल्ली में अपना राज्य स्थापित करने की नहीं रही। वो लोग चले गए, और उनके जाने के बाद में पंजाब का जो एरिया था, उत्तरी पश्चिमी दिशा का जो एरिया था,
वो सिखों ने उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो मोहम्मद शाह के समय ये प्रमुख घटनाएं घटित हुई और मोहम्मद शाह की मृत्यु के समय 1748 के समय ये हालत रह गया कि मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास सिमट तक के रह गया। मोहम्मद शाह के समय और जो एक प्रमुख जो एक विघटन की जो क्रिया थी वो बात में आई गई है, लेकिन स्पेसिफिक बात करें तो मोहम्मद शाह के शासनकाल के अंदर हैदराबाद एक नई रियासत बन गई, बंगाल एक नई रियासत बन गई, अवध एक नई रियासत बन गई, कर्नाटक एक नई रियासत बन गई। इस प्रकार से बहुत सारी नई रियासतें बन गई और दिल्ली की जो दिल्ली की अधीनता थी उसको उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया और वहाँ के नवाब, वहाँ के शासक, वहाँ के सूबेदार एक स्वतंत्र शासक की दृष्टि से स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन करने लगे। तो दिल्ली तक सिमट के रह गया। तो उन दिनों कहावत प्रचलित थी, हुजूर आलम दिल्ली से पालम, यानी हुजूर आलम का कहाँ, उनका इकबाल कहाँ तक है, दिल्ली से पालम। दिल्ली, पुरानी दिल्ली जहाँ पे लाल किला है, पालम जहाँ आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो एक पालम मुकाम हुआ करता था। तो वहाँ तक उनके बादशाहों की जो है बादशाहत थी, वो बाकी भारत से धीरे धीरे कम हो गई। 1748 के बाद में मोहम्मद शाह जब रंगीला का उसका जब जीवन का अंत हो गया, उसके बाद में अहमद शाह बना। अहमद शाह ने 1748 से 1754 तक शासन किया। अहमद शाह के बाद में आलमगीर द्वितीय बना, जिसने 1754 से 1759 तक शासन किया। कोई उपलब्धि नहीं रही, कोई सीमाओं के अंदर वृद्धि नहीं रही, जैसे तैसे इन्होंने अपना समय पास किया। इसके बाद में अब जब 1759 का समय चल रहा है, अब समय यह आ गया है कि दिल्ली के बादशाह के पास में अपनी सेना नहीं है। शाह आलम द्वितीय नया बादशाह बना, लेकिन बादशाह की दिल्ली में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। जो इनके अमीर थे, इनके जो राजनीतिक रसूख वाले लोग थे, उनका इस प्रकार से भय था, खौफ था कि हिंदुस्तान का बादशाह लाल किले के अंदर, दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं थी, उसके पास में अपनी कोई सेना भी नहीं थी। और दिल्ली से बाहर वो जो बादशाह है, उसमें व्याकुलता है दिल्ली के अंदर आने की, उसमें व्याकुलता है दिल्ली का राज्य कार्य संभालने की। तो वो एक संघ बनाता है। संघ में कौन है? बंगाल के जो मीर कासिम हैं वो हैं, और अवध के शुजा-उद-दौला, और हिंदुस्तान का बादशाह शाह आलम द्वितीय। तीन शक्तियां मिलकर के एक गुट बनाती हैं। यद्यपि शाह आलम द्वितीय के पास में अपनी सेना नहीं है, लेकिन शाह आलम द्वितीय अभी भी मनोवैज्ञानिक रूप से हिंदुस्तान के लोगों का शासक है। तो उसको हिंदुस्तान के लोगों का शासक होने के कारण अंग्रेज़ भी उसको हिंदुस्तान का शासक मानने के लिए ये कहिए कि विवश है। लेकिन जानते हैं कि हकीकत क्या है। ये तीनों शक्तियों ने गुट बनाया और इनका अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध हुआ, लेकिन ये युद्ध में पराजित हुए। तो पराजित होने के बाद में संधि हुई। संधि जो शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में बात करें तो संधि का ये था कि शाह आलम जो द्वितीय है वो इलाहाबाद में अंग्रेज़ों के एक पेंशनर बन करके रहेंगे। हिंदुस्तान का बादशाह अंग्रेज़ों का पेंशनर बन गया है। लेकिन शाह आलम द्वितीय की व्याकुलता अभी भी कायम है, अभी भी वो दिल्ली जाना चाहता है, और वो इतना अयोग्य भी नहीं था, लेकिन अब उसके पास में सेना नहीं है, तो प्रयासरत है। इस प्रयास में उसने मराठों से बातचीत की, मराठों ने उसको संरक्षण दिया, मराठों ने उसको सैनिक सहायता दी, और मराठे उसको अपने साथ लेकर के दिल्ली गए और दिल्ली में ले जाकर के उसको उसके राज सिंहासन पर बैठाया। अब शाह आलम द्वितीय हिंदुस्तान का बादशाह है, लेकिन मराठों के संरक्षण में है, मराठों के संरक्षण में ही वो बादशाह है। चलिए, वो वहाँ दिल्ली के अंदर पहुँच गया है, और शाह आलम द्वितीय ने जैसे तैसे 1806 तक शासन किया, लेकिन इससे पहले ही 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद में उसके बाद या तो उससे पहले का समय भी ले लें, 1759 से ले लें, तो तब से ये लाल किले के अंदर रह रहे हैं। इनका जो आपने एक बात तो पहले कर ही ली थी, हुजूर आलम दिल्ली से पालम, लेकिन अब सिर्फ इनके पास में लाल किला है। अब इनका इकबाल
लाल किले के अंदर भी पूरी तरह नहीं। अब एक रिटायर्ड कर्मचारी होता है या पेंशन होल्डर एक आदमी होता है, उस प्रकार का सा जीवन है। और इसके शाह आलम द्वितीय की जो मृत्यु है वो हो जाती है 1806 में। 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय का शासन रहता है और 1837 से 1857 तक बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट सिद्ध हुआ। 1857 का जब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, अंग्रेज़ों ने उस समय बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और सज़ा सुना करके उसको रंगून भेज दिया। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, अंत हो गया। जो मुगल कभी पूरे हिंदुस्तान पर शासन करते थे, जिनका इकबाल हिंदुस्तान की सीमाओं के बाहर भी बुलंद था, वो मुगल एक लाल किले तक सिमट के रह गए और लाल किले से भी रंगून भेज दिया गया और वहाँ रंगून रहते हुए 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर एक ऐसा शासक था जो एक सेनापति की बजाय एक शायर के रूप में बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान के इतिहास में ज़्यादा याद किया जाता है। ये तो हुई मुगलों की बात। अब हम 18वीं सदी के भारत की बात कर रहे हैं। तो 18वीं सदी में भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। पहले कभी वो दिल्ली के अंतर्गत थे, लेकिन जब दिल्ली की सत्ता कमज़ोर हुई तो धीरे धीरे कुछ नए राज्य जो है बन गए। उनमें पहले हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद को एक नया राज्य जो बनाने का जो कार्य किया वो निज़ाम उल मुल्क ने किया। निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, ये वही निज़ाम उल मुल्क है जिसने मोहम्मद शाह के शासन के समय सैयद बंधुओं को मिटाने में अहम भूमिका निभाई थी। और ये एक योग्य व्यक्ति था। यह शासन को योग्यता के साथ में चलाना चाहता था, राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता था, लेकिन मोहम्मद शाह इसके कार्यों को फेवर नहीं करता था, क्योंकि मोहम्मद शाह की राज्य कार्य में रुचि नहीं थी। मोहम्मद शाह को इतिहासकारों ने मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा है, क्योंकि मोहम्मद शाह का ज़्यादातर समय शिकार में रहता था, शराब में रहता था, शवाब में रहता था, नाचने गाने में रहता था, तो उसको राज्य कार्यों से कोई मतलब नहीं था। तो वहाँ इस घुटन भरे माहौल को छोड़ करके निज़ाम उल मुल्क अपनी सेना लेकर के दक्षिण की तरफ चला गया और हैदराबाद जा कर के वहाँ इसने शासन करना प्रारंभ किया। लेकिन निज़ाम उल मुल्क ने वहाँ जा कर के अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया। निज़ाम उल मुल्क ने दिल्ली को ये संदेश नहीं भिजवाया कि मैं अब एक स्वतंत्र शासक के रूप में जो है शासन करूँगा, जबकि वो कार्य सारे ऐसे करता रहा जो एक राजा करता है, एक स्वतंत्र राजा करता है। जैसे युद्ध करना, निज़ाम ने जिससे भी युद्ध किया उसकी परमिशन कभी दिल्ली से नहीं ली, किसी से संधि की तो उसकी परमिशन दिल्ली से नहीं ली। इनाम देना, बड़े बड़े जो पद हैं उनकी नियुक्तियां प्रदान करना, किसी के भी वो दिल्ली से नियुक्ति नहीं ली और वो एक स्वतंत्र शासक की तरह शासन करता रहा। लेकिन निज़ाम उल मुल्क जब तक रहा, जब तक हैदराबाद का शासन बढ़िया चलता रहा, क्योंकि निज़ाम उल मुल्क ने अकबर की नीति पर शासन चलाने का कार्य किया। निज़ाम उल मुल्क ने अकबर की तरह हिंदुओं को साथ लेने का और जो योग्य हिंदू हैं उनको प्रशासन में उचित स्थान देने का उसने कार्य किया। अब निज़ाम उल मुल्क जब तक जीवित रहा सब बढ़िया रहा, लेकिन 1748 में जब उसकी मृत्यु हो गई, हैदराबाद का भी वही हाल होने लगा जो दिल्ली का हो गया था। तो ये तो बात रही हैदराबाद किस प्रकार से दिल्ली से एक अलग राज्य बन गया दक्षिण का। दक्षिण में एक था कर्नाटक। कर्नाटक था क्या है? कर्नाटक, जो कि कभी हैदराबाद के रियासत के अंतर्गत आता था। जो दक्षिण का सूबेदार होता था उसके अधीन हैदराबाद भी रहता था, उसके अधीन कर्नाटक भी रहता था। लेकिन जब हैदराबाद का निज़ाम दिल्ली से आज़ाद हो गया तो कर्नाटक का जो सादत उल्ला खां था वो भी एक स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करने लगा और उसने अपने भतीजे दोस्त अली को निज़ाम की मंजूरी के बिना अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पहले हैदराबाद के अंतर्गत ही ये था, हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क है। अब यदि उसके अंतर्गत था तो इसको निज़ाम उल मुल्क से उत्तराधिकारी घोषित करने से पूर्व स्वीकृति लेनी थी, लेकिन इसने स्वीकृति नहीं लिया
और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से कर्नाटक भी एक अलग रियासत बन गया। बंगाल की बात करें, बंगाल हमेशा ही एक बहुत महत्वपूर्ण सूबा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि बंगाल के अंदर नदियों का पानी अच्छा है, भूमि समतल है, अच्छी पैदावार होती है, एक समृद्ध प्रांत के रूप में बंगाल रहा है। और बंगाल के जो सूबेदार रहे हैं उनको जब भी मौका मिला उन्होंने दिल्ली से अलग एक हैसियत, दिल्ली से पीछा छुड़ा करके एक स्वतंत्र शासक बनने की उन्होंने कोशिश की है। बंगाल के अंदर हमेशा ये हुआ। मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का नवाब बनाया गया और वो वहाँ से बादशाह को नियमित रूप से नजराने भी भेजता था। यद्यपि वो आचरण स्वतंत्र शासक का कर रहा था, लेकिन बादशाह को वो वहाँ से कुछ ना कुछ नजराने, गिफ्ट, भेंट, उपहार भेजता रहता था। अब मोहम्मद शाह जानता था, बादशाह जानता था कि बंगाल अब हमारे अधीन नहीं रहा, लेकिन बादशाह को लगा ठीक है, हमारा मान सम्मान कर रहा है, ये भेज रहा है, यही काफ़ी है। तो ये सब चलता रहा। मुर्शिद कुली खां 1727 में मर गया। उसके बाद में सुजाउद्दीन वहाँ का शासक बना, वो 1739 में मर गया और उसकी जगह पर सरफराज वहाँ का शासक बना, लेकिन सरफराज को 1739 में ही गद्दी से हटा दिया और अली वर्दी खां जो है वहाँ का नवाब बन गया। तो बंगाल के अली वर्दी खां से पहले के जो नवाब हैं, जो शासक हैं बंगाल के, 3 शासक जो पहले हुए, जिसमें मुर्शिद कुली खां हैं, जिसके अंदर सुजाउद्दीन है, जिसमें सरफराज है। ये तीनों जो शासक हैं, ये शासक बंगाल को सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करते रहे और हिंदुओं को इन्होंने अपने प्रशासन में उचित स्थान दिया। हिंदू व्यापारी अपना अच्छे से व्यापार करते थे और एक सही ढंग से सही दिशा में बंगाल को ले जाने का प्रयास किया। लेकिन अली वर्दी खां जब शासक बना, अंग्रेज़ों की सहायता से बना और उसने इस प्रकार की संधियाँ की कि बंगाल का सारा खजाना अंग्रेज़ों के हवाले करना पड़ा। बंगाल की सेनाएं जो हैं वो घटानी पड़ी और इसका खामियाजा बंगाल को आगे जाके भुगतना पड़ा। लेकिन हम बात करना चाह रहे थे कि किस प्रकार से रियासतें अलग हुई दिल्ली से, तो बंगाल भी इस प्रकार अलग हो गया। अगला है अवध, और अवध का जो फाउंडर है वो है सादत खां बुरहान उल मुल्क। सादत खां बुरहान उल मुल्क जिसको कि 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। शासक उस समय भी दिल्ली में मोहम्मद शाह था। और ये जो सादत खां है, इसने भी अवध को सही ढंग से एक राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और हिंदुओं को भी इसने प्रशासन में उचित स्थान दिया और हिंदुओं की सहायता से बंगाल को, माफ़ कीजिएगा, अवध को सही दिशा में लेके जा रहा है। और उसी समय लखनऊ एक दिल्ली के प्रतिद्वंदी शहर के रूप में जन्म लेता है। लखनऊ जन्म तो बहुत पहले से है, लेकिन एक पहचान उस प्रकार की लेता है और वहाँ कला और साहित्य और एक नई अदब कहें, एक नई संस्कृति, लखनवी संस्कृति का उस समय से जो है एक प्रचलन प्रारंभ होता है। तो अवध जो है वो भी दिल्ली से वहाँ उस अलग हो जाता है। मैसूर एक और प्रांत था दक्षिण भारत का, जो दक्षिण के सूबेदारों के अंतर्गत आता था। मैसूर के अंदर जो राजा था 18वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में, उसका नाम था चिक्का कृष्णराज और उसके 2 मंत्री थे, नंजराज और देवराज। चिक्का कृष्णराज राजा का नाम है, मंत्रियों के नाम है नंजराज और देवराज। दोनों मंत्री आपस में संघर्षरत रहते हैं। दोनों मंत्री राजा को कुछ नहीं समझते हैं, दोनों मंत्री राजा को अपनी कठपुतली बना के रखना चाहते हैं। दरबार गुटबंदी का केंद्र है। ऐसे में एक सामान्य परिवार से उठा हुआ सैनिक के रूप में भर्ती हुआ और सैनिक पद से लगातार तरक्की पाता हुआ एक सेनापति जिसका नाम है हैदर अली, जिसकी एक अपनी सेना है, जिसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने का कार्य किया है, जिसने अपनी सेना के लिए फ्रांसीसी ट्रेनर्स रखे हैं, वो मौके का फ़ायदा उठाता है और 1761 में वो मैसूर पर अधिकार कर लेता है और हैदर अली की सत्ता वहाँ पर कायम हो जाती है। हैदर अली को लगातार अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध करने पड़े और वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में युद्ध करता हुआ मारा गया। उसके बाद में उसका बेटा टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू सुल्तान भी लगातार अंग्रेज़ों से युद्ध करता रहा। टीपू सुल्तान को एक प्रगतिशील शासक के रूप में जाना जाता है।
टीपू सुल्तान को एक नए प्रयोग करने वाले शासक के रूप में जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने शासन में भी प्रयोग किए, टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को भी मॉडिफाई किया, और टीपू सुल्तान कुछ करना चाहता है लेकिन अंग्रेज़ लगातार उसकी राह में रोड़ा है और वो अंग्रेज़ों से युद्ध करता हुआ 1799 में मारा गया। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार नई रियासतें बनी, मैसूर भी इस प्रकार से एक नई रियासत जो है बन गई है। अब अपन बात करें जाटों की। भरतपुर में जाटों की रियासत, औरंगजेब के ज़माने से ही जाट दिल्ली के नाक में दम कर रहे थे, जाट विद्रोह कर रहे थे। जाट मूलतः एक कृषक जाति है, अपनी खेती करती है, खेती किसानी से अपना काम कारोबार चलाते हैं। लेकिन जब जमींदार, जागीरदार, मंत्रियों के, ओहदेदारों के जब उन पर जुल्म हुए तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया लेकिन दबा नहीं पाया। और सौभाग्य से जाट, जिनका कि भरतपुर, मथुरा, आगरा, दिल्ली के आसपास जिनका केंद्र था, उनको कई योग्य नेता मिले, जिनमें चूड़ामन है, बदन सिंह है, सूरजमल है। और इनके समय में जाट रियासत लगातार अपना प्रगति करती रही। और सूरजमल के समय 1756 से 1763 तक का जो काल है वो तो भरतपुर का और जाट रियासत का बहुत ही अच्छा काल था। लेकिन बात यह है कि दिल्ली की नीतियों के कारण, दिल्ली की दमनकारी नीति के कारण, एक ऐसी जाति जो खेती करके हमेशा अपने राज्य में अपना अंशदान देती थी, वो एक बगावत पर उतर आई। और उनकी बगावत धीरे धीरे उनको संगठित करने का योगदान रहा बगावत का, और संगठित होने के बाद में वो एक राज्य के रूप में स्थापित हो गए भरतपुर में। ऐसे ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में एक खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह के समय मुगलों का जो दमन चक्र है वो काफ़ी तेज था। वो खासकर हिंदू धर्म के लोगों को परेशान किया जाता था। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता था, शिवालयों को तोड़ा जाता था। और ये जो इस प्रकार की कठिनाई थी, गोविंद सिंह ने मुगलों का विरोध किया, मुगलों के साथ में उनका संघर्ष चलता रहा। और तो उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ उन्होंने आह्वान किया समस्त हिंदुओं का वहाँ पंजाब में कि मुझे अपने परिवार से एक एक लड़का दो, और वो एक एक लड़का उनको मैं ट्रेंड करूँगा, एक सेना बनाऊँगा, वो समाज की रक्षा करेंगे। आह्वान पर सब लोगों ने अपना एक एक पुत्र दिया, किसी ने 2 भी दिए, किसी ने 3 भी दिए, ज़्यादा भी दिए, नहीं भी दिए। और उनकी एक सेना बनाएगी, उसको खालसा नाम दिया गया। उन खालसा के 5 सिंबल बनाए गए कि उसको केस रखना है, यानी सिर पे बाल रखने हैं, बालों में कंघी रखनी है एक छोटी सी, क्योंकि बाल संवारने के लिए एक कंघी होनी चाहिए। तो केस, कंघी, कड़ा, हाथ में पहनने वाला कड़ा, और कृपाण जो कि अपने गले में लटका के रखते थे, और कच्छा। ये 5 पहचान, क्या? केस, कंघी, कड़ा, कृपाण, कच्छा। और देखा जाए तो इन सब का एक सैनिक महत्व है। केस, यदि सिर पे बड़े बड़े बाल रहेंगे, उनके ऊपर पगड़ी रहेगी, तो सिर की हिफाजत रहेगी, क्योंकि वो ज़माना युद्धों का ज़माना था। और खालसा तो बनाए इसलिए गए थे कि वो युद्ध करेंगे। और ये जो खालसा बनाए गए, उनको गुरु गोविंद सिंह ने सिंह का नाम दिया कि ये हमारे सिंह हैं। सिंह यानी शेर हैं, यानी शेर लड़ने वाले हो। तो एक मार्शल कौम बनाई उन्होंने। तो केस जब होंगे तो सिर की रक्षा होगी, लेकिन केस को संवारने के लिए कंघा चाहिए, तो वो कंघा। कड़ा जो हाथ में पहना जाता है वो भी एक वेपन का कार्य करता था, एक हथियार का कार्य करता था। कृपाण अपने आप में एक हथियार है। कच्छा वो छोटा कच्छा नहीं पहनते थे, घुटनों से भी नीचे तक का कच्छा एक सुविधाजनक एक वस्त्र है, क्योंकि लड़ाई का ज़माना था, भागना पड़ता, दौड़ना पड़ता, घुड़सवारी करनी पड़ती, उसमें वो असुविधा नहीं थी। तो इस प्रकार से 5 उन्होंने रखे, और वो सिंह जो उनके अनुयायी थे वो सिंह कहलाए, और उन्होंने समाज की रक्षा का कार्य किया। लेकिन कुछ समय बाद गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक पठान के द्वारा कर दी गई, और पठान के द्वारा जब हत्या हो गई, तब सिखों का जो नेतृत्व है वो बंदा बहादुर, उसने सिखों का नेतृत्व स्वीकारा। तो सिख जो कि यह भी सिख तो बनते हैं 1699 में। उससे पहले पंजाब के लोग भी शांतिपूर्वक, पंजाब भी एक फर्टाइल एरिया है जहाँ पे नदियाँ हैं, जहाँ पे समतल भूमि है, खूब पैदावार होती है,
पंजाब के लोग जो इस प्रकार खेती किसानी से सरकारों को अनुदान देते थे, दिल्ली के शासकों के अत्याचार के कारण वहाँ के लोगों को गुरु गोविंद सिंह ने संगठित किया, सिंह बनाए, खालसा बनाया, और एक सिंह यानी सिंह से फिर सिख, एक नए मार्शल कौम एक हमारे सामने आती है। तो ये पंजाब का ये एरिया है, ये भी दिल्ली से अलग हो जाता है और ये भी एक अलग रियासत के रूप में जो है कार्य करता है। आज के व्याख्यान में इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।